चलो आज अपने एग्जाम्पल नंबर 22 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल 22 में है क्या, पहले हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है PQR समान भाग में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं, यानी कि उनका अनुपात कितना है वो हमको अभी पता चल चुका है। कितना है, 1-1-1 समान बोला है, इसके लिए हम एक ही लेंगे। 31/3/2016 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट हमको दी हुई है, इतनी अनुसार थी। तो नीचे पक्की तलपट दी हुई है, वहाँ हमको कुछ संपत्ति है और दायित्व भी दिए हुए हैं। अब हमारा काम है एडजस्टमेंट को टिक मार्क करना। तो पहले एडजस्टमेंट रीड करके हमको टिक मार्क करते जाना है। पेढ़ी की ख्याति अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ, इसका हम बाद में कैलकुलेशन करेंगे। ज़मीन मकान की कीमत 15,000 गिननी है, तो ज़मीन मकान को टिक मार्क करना है, दूसरा नंबर। एक्स लिमिटेड के शेयर यानी कि विनियोग है ये, इसको भी टिक मार्क करना है हमको। सभी देनदार साहूकार है, तो देनदार को हमको टिक मार्क करना है। चुकाना बाकी वेतन है, वो कहीं टिक मार्क नहीं होता है, इसकी डायरेक्ट एंट्री करनी पड़ेगी। और पहले का 4 वर्ष का लाभ हमको याद दिया है, जो हमको ख्याति की गणना करने में बहुत उपयोगी होगा। और 7वें नंबर का पॉइंट दिया है, आर के लाभ का भाग पी को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर हमको लाभ सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलेगा, पी को ही। तो अनुपात निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आर को उसकी लेनी रकम रोकड़ में ही चुका देनी है, ये भी बोला है। और ये रकम पी और क्यू इस प्रकार से लाएंगे कि उनकी पूंजी नई पेढ़ी में लाभ हानि के प्रमाण में रहे। तो ये हम होल्ड पर रखते हैं, अभी जब इसकी ज़रूरत होगी लास्ट में जब पूंजी की कैलकुलेशन करेंगे हम, तब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अकाउंट्स ड्रॉ करने होते हैं। उन अकाउंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, ये जितना भी हमको बाकी है दिए हैं उनको अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि दिया हुआ पहले ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क को हम संपत्ति है वहीं की वहीं लिख देते हैं। 5400 है, कोई टिक मार्क नहीं है इसके ऊपर, तो मैं डायरेक्टली बाहर लिख रहा हूँ ट्रेडमार्क, ओके। ज़मीन मकान दिया हुआ है, टिक मार्क है एक लाइन का, तो मैं ज़मीन मकान यहाँ लिखूँगा, लेकिन 1 लाइन स्पेस, क्योंकि हमको यहाँ एडजस्टमेंट करना है सॉल्व। उसके बाद हमको लिया हुआ है एक्स लिमिटेड के शेयर। एक्स लिमिटेड के शेयर जब लिखे हैं हमारे पास, तो हमको लिखा हुआ 1500 रुपये, इसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे बाद में। ये विनियोग है हमारे लिए, पीढ़ी के लिए। स्टॉक में कोई समायोजन नहीं है, सीधा हम बाहर लिख रहे हैं इसको। देनदार, इसके लिए समायोजन है, लेकिन वो जो समायोजन है बाद में देखेंगे। फिर है रोकड़ बैंक, जिसका हम सिर्फ नाम लिख देते हैं यहाँ पर, और बाकी उसकी रकम कहाँ लिखेंगे हम, उसके स्पेशल खाते के अंदर लिखेंगे, शेष आगे लाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा होगा 1500 रोकड़ बैंक लिखा है, तो 1500 ही लिखेंगे। लाभ हानि खाता दिया हुआ 3000 का, ये पेढ़ी की एकत्रित हानि है, जिसको साझेदारों के बीच में कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो PQR है, साझेदार उनको, उनका अनुपात भी लिखा हुआ है। कितना है अनुपात, समान अनुपात, यानी कि 1-1-1 है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम क्या, लाभ हानि खाता। तीन 3000 है, तो उसको हम 1-1000 बांट लेंगे तीनों के अंदर। उसके बाद में इस साइड का हम देखते हैं, तो पूंजी खाता दिया है 966, तो लिखेंगे शेष आगे लाए। क्या लिखेंगे, 9000, 6000, 6000। फिर लिखा हुआ है हमको देखो सामान्य अनामत, तो उसको भी हम साझेदारों के बीच बांट देंगे। 400, 400, 400 ही आएगा, क्योंकि समान भाग में बांटना है। फिर लिखा विनियोग वृद्धि कमी खाता फंड, तो ये हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, क्योंकि सामने हमारे समायोजन है इसके। तो 360 दिया है, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। उसके बाद लिखा है लेनदार 4600, कोई टिक मार्क नहीं है, डायरेक्टली बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे जो बैलेंस शीट की बाकियाँ दी हुई थी वो पूरी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके एडजस्टमेंट का ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट है वो ख्याति का है, तो उसको हम अभी होल्ड पर रख रहे हैं। आफ्टर देन सेकंड एडजस्टमेंट, ज़मीन मकान की कीमत 15,000 गिननी है। तो पहले कितनी थी, 10,000, और अभी इसकी कीमत कितने गिनने के लिए बोला है, 15,000 बोला है। तो कितनी वृद्धि होगी,
इसकी दूसरी असर कहाँ होगी हमारी? जमीन मकान 5000। एक्स लिमिटेड के शेयर की बाजार कीमत 1200 है, ये हमारा तीसरा समझन में लिखा हुआ है। एक्स लिमिटेड के शेयर की बाजार कीमत 1200 है, पहले कितनी थी? 1500, तो कमी कितने की हुई? 300 की। इसकी दूसरी असर कहाँ आएगी? अगर विनियोग वृद्धि कमी खाता है यहाँ, तो पहले उसमें से माइनस किया जाएगा, अनामत होती है इसकी। तो बचेगा कितना? 360 था, 300 की कमी हो गई, तो बचा कितना? 60। उसको हम बांट देंगे तीनों 60,000 को 20। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे? लिखा है सभी देनदार साहूकार है। जब देनदार साहूकार होते हैं तो डूबत अनामत को कैंसिल करके जितनी भी रकम होती है वो पूरी बाहर लिख दी जाती है। जैसे कि 3000 था, उसमें से 240 डूबत ऋण थी, तो वो 240 डूबत ऋण रहेगी नहीं, अब वो 3000 पूरे कहाँ जाएंगे? बाहर। जब भी ऐसा लिखा हो कि देनदार सभी देनदार साहूकार हैं, तो देनदार की जो पूरी रकम होती है वही वहाँ पर आ जाती है, उनके ऊपर शंकास्पद ऋण यानी डूबत अनामत का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। इसकी दूसरी असर जो हमने करके रखा था अनामत, तो उसको यहाँ लिख दिया जाता है। क्या लिखेंगे हम? डूबत अनामत कितना रखे रखा था? 240 था, वो जो उधार में था हमारा अनामत, उसको हम यहाँ लिख देते हैं जमा में। आगे की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट 2000 का वेतन चुकाना बाकी है। तो चुकाना बाकी वेतन हम कहाँ लिखते हैं? एक इस साइड आता है दायित्व में, और एक इस साइड कहाँ आएगा? उधार में। तो चुकाना बाकी वेतन, चुकाना बाकी कोई भी हो, यहाँ पर ही आता है हमारा दायित्व में। तो चुकाना बाकी वेतन भविष्य में हमको चुकाना पड़ेगा, इसलिए हमारा दायित्व होता है। इसकी दूसरी असर कहाँ होती है? पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में खर्च है, भविष्य में चुकाना पड़ेगा। चुकाना बाकी वेतन है, तो ये हमारा क्या है? दायित्व में वृद्धि हो रही है, वो इस साइड लिखा जाता है। इसके बाद में हमको जो है वो लाभ की गणना के लिए है, वो सब हम थोड़ा होल्ड पर रख के बाद में करेंगे, ऐसे हैं सारे। तो पहले पुण्यांकन खाते का टोटल कर देते हैं। डिफरेंस जो भी आएगा 3240 लगभग, 3240, उसको हम बांट देंगे तीनों 60,000 के बीच। एक 1080, 1080, 1080 आया होगा। पी क्यू आर के बीच में बढ़ जाएगा, लिखेंगे वितरण पात्र लाभ। अनुपात था 1:1:1, इसलिए हमने इसको यहाँ बांट दिया है। इसकी अब इफेक्ट होगी इस साइड में, यहाँ से यहाँ क्या लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता लाभ कितना है? 1080, 1080 और 1080। तो इस तरह ही हमारा यहाँ आ चुका है, लेकिन अभी भी हमारा कुछ बाकी है। तो लाभ की गणना करेंगे, फिर ख्याति की गणना करेंगे, और उसके बाद में ख्याति का डिस्ट्रीब्यूशन करना बाकी। तो गणना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो उदाहरण 22 की गणना हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहले तो हम अनुपात के बारे में पी क्यू आर और उसके बाद में कुल का कॉलम लिखते हैं। पुराना अनुपात हमको पता है कितना है? 1:1:1। ठीक है, अब आगे क्या बोला है हमको यहाँ पर? ख्याति की गणना के लिए। तो मैं पहले ख्याति की गणना करूँगा। पेढ़ी की ख्याति अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ से 3 गुना मिलती है। तो पहले हम 5 वर्ष का औसत लाभ इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर तो लिखेंगे वर्ष और लाभ। कौन सी पद्धति है औसत लाभ के लिए, वो हम बाद में देखेंगे। औसत लाभ की 2 पद्धति होती है, एक सरल औसत लाभ और दूसरी। यहाँ हम देखते हैं कौन सी पद्धति उपयोग में लेंगे बाद में। तो 2011-12 हमको दिया हुआ है, 12-13 दिया हुआ है, 2013-14 दिया हुआ है, 2014-15 दिया है, 6000, 2000, 3000, 2000। कितने साल हो गए? कितने साल हुए? ये 4 साल है। ठीक है, ऊपर सवाल में क्या लिखा? 5 वर्ष के औसत लाभ की लिखा था। तो क्या करें अब? 4 वर्ष की निकालते कि 5 वर्ष की निकालनी पड़ेगी? 5 लिखा तो 5 निकालनी पड़ेगी। और हमारा चालू वर्ष लिखना बाकी है इसके अंदर। हमारा चालू वर्ष कौन सा यहाँ देखो मिलेगा? 2016 को ख़त्म हो रहा है, यानी 2015 में शुरू हुआ होगा 2016 में। तो इसका लाभ बैलेंस शीट में दिया हुआ है हमको। यहाँ पर देखो लाभ हानि खाता, और ये
उधार साइड में दिया है, इसलिए हमारा क्या है, ये हानि गिनी जाएगी। ये 3000 हमारे यहाँ हानि है 2015-16 के साल में। अब इनका हम टोटल करेंगे, 10,000 आएगा, पाँचों साल का टोटल। सरल औसत लाभ की पद्धति है, क्योंकि लाभ घट रहा बढ़ रहा है, पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर वापस से नुकसान में पहुंच गई गाड़ी। तो ये हमारा क्या है, सरल औसत लाभ की पद्धति उपयोग में करेंगे। तो लिखेंगे सरल औसत लाभ। तो इसका सूत्र होता है कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, जो कि हम चैप्टर 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सूत्र हमने लिख दिया है यहाँ पर। हमारे पास कितना है, 10,000, उसको भाग देंगे वर्षों की संख्या से। 2,000 रुपये हमारा सरल लाभ है। अब ख्याति कितनी थी लिखा हुआ है, अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ से 3 गुना। तो हम ख्याति लिखेंगे, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा खरीदी के वर्ष। तो यहाँ 3 गुना की बात की है, तो 2,000 गुणा 3 कितना आएगा, तीसरा चैप्टर का सवाल हमको यहाँ बीच में रख दिया है, 5वें चैप्टर के अंदर, ऐसा हो सकता है। तो पेड़ी की ख्याति इतनी है। अब हम किसकी निकालेंगे, निवृत्त कौन हो रहा है यहाँ पर, आर। कौन हो रहा है, आर। तो आर की ख्याति निकालेंगे। तो आर की ख्याति कैसे निकलेगी, देखो टोटल था 6,000, आर का भाग कितना था, 1/3, तो कितनी आएगी, 2,000। इस 2,000 को कौन लेगा, लिख के दिया है साथ में आर के भाग का लाभ सिर्फ पी को मिलेगा, तो पी को मिल गया, बराबर। अब हमारा बाकी है क्या, देखो अब यहाँ हमारा लाभ हमको पता है, लाभ का भाग कितना है, किसको मिलेगा पूरा, जो आर का भाग कितना था 1/3, ये किसको मिल जाएगा, पी को, 1/3 इसको मिल जाएगा, पर यहाँ इसको कुछ मिलेगा नहीं। तो हम नया अनुपात निकाल सकते हैं। तो नया भाग का सूत्र क्या होता है, पुराना भाग प्लस लाभ का भाग, पुराना भाग प्लस लाभ का भाग, ये हमारे नए अनुपात का सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो किसका हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, पी का। तो पी का नया भाग, तो पी का पुराना भाग कितना था, 1/3, जो था वो तो था ही, प्लस उसको और कितना मिला, 1/3, तो कितना हो गया, 2/3। और क्यू का नया भाग 1/3 था पुराना, क्यू का 1/3, नया कितना है, 0, कुछ नहीं मिल रहा उसको, तो कितना आएगा, तो नया अनुपात कितना आ गया, 2:1। नया प्रमाण, नया अनुपात हमारा कितना आ गया, 2:1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे नए भाग की, नए प्रमाण की गणना करनी होती है, वो भी ध्यान रखना है। देखने में तो ऐसा लगता है कि पुराना अनुपात है वही हमारा नया अनुपात बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी, उसके ऊपर से पता चलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम ख्याति की असर देंगे। निवृत्त होने वाला सरदार कौन है, आर। तो आर के खाते में हम क्या करते हैं, जमा, कितना, 2,000 है ख्याति, तो 2,000 लिखेंगे। कौन ले जाएगा ये पूरी ख्याति, पी का पूंजी खाता लिखना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि पी पूरे भाग को ले रहा अकेला ही। तो पी के खाते में हम लिखेंगे 2,000। किसने दिया है 2,000, आर ने, तो लिखेंगे आर का पूंजी खाता। क्या लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी ख्याति की तो एंट्री हो गई है। अब ख्याति के बाद में आर साझेदार जा रहा है, तो ये आर के भाग का डिफरेंस निकालते हैं हम। अब हमारा बैलेंस, ये टोटल करने का काम शुरू हो गया है, यानी कि खातों को बंद करना है। तो 9,500 में से ये 1,000 इसका माइनस करते हैं तो 8,500 आता है। और उन लोगों ने बोला है कि ये कैसे चुकाना है, रोकड़ में चुकाना है। तो लिखा है यहाँ, आर को उसकी लेनी रकम रोकड़ में चुका देनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम रोकड़ खाता, जितनी भी लेनी रकम हो उसको हम यहाँ पे चुका देंगे। 8,500 यहाँ उधार किया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्या लिखेंगे,
आर का पूंजी खाता, क्योंकि आर को पैसे चुकाए हमने। किसको चुकाए? लिखा हुआ है, ठीक है। अब पी और क्यू का भी हम टोटल तो करेंगे, लेकिन अंदर इसमें लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इनकी जो पूंजी है वो हमको नए अनुपात में रखने के लिए बोली है। पी और क्यू इस प्रकार रोकड़ में लाएंगे कि जिससे उनकी पूंजी नई पेढ़ी में नए लाभानी के प्रमाण में रहे। तो टोटल तो हम करके रखते ही हैं। इसका टोटल करो, कितना आएगा? 7,500। यह हमको साइड में पेंसिल से लिख कर रखना है। उसमें से माइनस करेंगे 1000 तो कितना बचेगा? 6500। इसका टोटल करेंगे 10,500। उसमें से डिफरेंस निकालेंगे, आएगा 7,500। ठीक है। अब ये पूंजी हमको कहाँ लिखनी होती है? यहाँ पर। हमको पूंजी की रकम तो मिल गई, बट रकम हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर किस लिए है? सिर्फ यहाँ तक के लिए। पी और क्यू, देखो पी की कितनी आई है? प्लस क्यू की कितनी आई है? प्लस इसको चुकाई है, वो भी यही लाने वाले हैं। इसको जो चुकाई है वो भी कौन लाएगा? पी और क्यू ही लेके आने वाले हैं ना पैसे। तो वो भी हम यहाँ प्लस करेंगे। हम तीनों का करो टोटल कितना आता है, उसको 2:1 में बांट देंगे। 22,500 को हम बांटेंगे कितने? 2:1 में। 15,000 और 7,500। ये हमारे क्या आ गई? नई पेढ़ी की पूंजी आ गई। क्या आ गई? नई पेढ़ी में पूंजी कितनी रहेगी? 22,500 रहेगी। कैसे कि दो तो इतनी खुद की, प्लस इसको जो चुकाएंगे वो रकम भी लेके आनी है इनको, इसके लिए। तो जो टोटल आता है वो, उसको हमने 22,500 लिखा और उसको बांट दिया 2:1 के नए अनुपात में, जैसा कि किताब में लिखा है, सूचना दी गई है उसके अनुसार। अब ये चीज़ हम कहाँ लिखते हैं पूंजी इसकी? यहाँ पर, क्योंकि हमको पता है यहाँ कहाँ से आती है, यहाँ से वहाँ पहुँचती है। तो वहाँ हमको पता है, तो हम लिखेंगे शेष आगे ले गए। क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए। कितना आ रहा हमारा? ये 15,000 पी का, और क्यू का आ रहा 7500। अब हम टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आता है उसको हम कहाँ लिखेंगे? रोकड़ खाते में। इसका टोटल करेंगे तो 18,000 आ रहा है, और जो डिफरेंस आएगा इस साइड 7500 आएगा। इसका टोटल करेंगे 8500 आ रहा है। डिफरेंस निकालेंगे तो 1000 इस साइड आ रहा है। यू कैन चेक। और यहाँ जो लिखा जाएगा उसको हम बोलेंगे रोकड़ खाता, क्योंकि हमको कितना चुकाना था उसको? 8500। देखो दोनों मिलाकर 8500 ही लेके आए एग्जैक्टली। तो यहाँ क्या लिखा हमने? जमा। तो रोकड़ खाते में क्या आएगा? उधार। कैसे? तो लिखेंगे पी का पूंजी खाता। पी इतना लेके आया है 7500, क्योंकि लाभ भी पूरा इसने ही लिया था, तो पैसे भी इसको भरने पड़ेंगे ना। फिर क्यू का पूंजी खाता, तो 7500 और 1000। ठीक है। टोटल करेंगे हम, कितना आएगा? 10,000। डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? 1500, क्योंकि जितना था चुकाया उतना ही तो लेके आए। हमारे तो जितना बैलेंस पड़ा था उस पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो ये लिखेंगे हम शेष आगे ले गए। क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए। ये शेष हम कहाँ लिखते हैं? हमारी जगह पर। टोटल करेंगे हम, दोनों साइड का टोटल कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, वो भी कंपलसरी है। 29,100। दोनों साइड का टोटल हमारा 29,100 आएगा। इसका 2600 में एक जगह लगता है, हाँ 3 क्लियर है? तो इस प्रकार ये हमारा सवाल है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है।